हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपके लिए जो क्वेश्चंस लेके आई हूँ वो मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सर्च किया है इस क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा हाई है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करने जा रही हूँ जो कुछ इस प्रकार है। और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके इसे शेयर कर सकते हैं। मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आऊँ, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग जाना। तो मैं आपके लिए एक छोटी सी कोशिश करती हूँ ताकि आप सबको एक अच्छी क्वालिटी के अच्छे क्वेश्चंस का सेट मिले जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द RH फैक्टर इन द ब्लड वॉज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो यहाँ पे ईयर पूछा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो RH फैक्टर को और क्या बोलते हैं हम? RH फैक्टर का मान लीजिए अगर फुल फॉर्म पूछ लिया तो RH फैक्टर को हम बोलते हैं रीसस फैक्टर। ये इसकी स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो रीसस फैक्टर जो है वो डिस्कवर हुआ था किस ईयर में, ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इसमें ऑप्शन है आपके पास 1940, 1938, 1930 और 1942। तो इसमें आप यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 1940 में इसकी डिस्कवरी हुई थी। ऑप्शन ए इज़ सही राइट आंसर। MMR वैक्सीन गिवन एट द मंथ ऑफ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि MMR होता क्या है। तो MMR का फुल फॉर्म क्या होता है? मीजल, मम्प्स, रूबेला, ठीक है। ये इन तीन, वैसे तो 7 किलर डिजीजेस हैं, तो उन 7 किलर डिजीजेस में से 3 किलर डिजीजेस जो कि मीजल, मम्प्स और रूबेला होते हैं, इन सब के लिए एक ही स्पेसिफिक वैक्सीन होती है जिसको कि MMR वैक्सीन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने मंथ में आप स्टार्ट करते हैं MMR वैक्सीन देना। तो MMR वैक्सीन जो होता है स्टार्ट करते हैं 12 से 15 महीने के बीच में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट पूछा है इसलिए आप ऑप्शन ए को सही करेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the absence of which pulse may not be a significant finding when a patient is attend to the hospital। ठीक है, तो कौन सा ऐसा पल्स है जो कि एक सिग्निफिकेंट फाइंडिंग नहीं माना जाएगा अगर पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो एपिकल पल्स, रेडियल पल्स, पेडल पल्स और फेमोरल पल्स। तो एपिकल, पेडल और फेमोरल ये तीनों पल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट पल्स होते हैं और ये तीनों ही सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, लेकिन रेडियल पल्स इज नॉट कंसिडर्ड दैट सिग्निफिकेंट। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज रेडियल। नेक्स्ट, the important fatty acids present in breast milk and important for the growth of baby is। so breast milk में कुछ स्पेसिफिक फैटी एसिड्स होते हैं, 1, 2 या 3 होते हैं, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा फैटी एसिड है जो कि ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करता है बेबी की। तो इसका आंसर है डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि डी से डोको है, डी से डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी होता है, तो आपको याद रखना इजी रहेगा। और पाल्मिटिक, लिनोलेनिक और लिनोइक एसिड नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, a baby with multiple deformities, cleft lip, cleft palate, microencephaly, small eyes, scalp defect and polydactyl, the probable diagnosis is। जब कभी भी आपको यहाँ पे मल्टीपल डिफॉर्मिटीज़ दिख जाए, मल्टीपल डिफॉर्मिटीज़, तो मल्टीपल डिफॉर्मिटीज़ का क्या मतलब होता है कि एक से ज़्यादा डिफॉर्मिटीज़ अगर किसी बच्चे में प्रेजेंट है, और डिफॉर्मिटीज़ भी कैसी हैं, जैसे कि क्लेफ्ट लिप है यानी कि जो उसके होंठ हैं वो कटे हुए हैं, क्लेफ्ट पैलेट है यानी कि जो हमारा तलवा होता है वो कटा हुआ है, माइक्रोएंसेफेली है, हेड से रिलेटेड है, हेड इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और छोटे छोटे आईज़ हैं, स्कैल्प में कुछ डिफेक्ट है या फिर पॉलीडैक्टिल है, तो वो किस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के डिफेक्ट की वजह से होता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ ट्राइसोमी 18। तो ट्राइसोमी 18 के कंडीशन में आपको मल्टीपल बर्थ डिफेक्ट्स बेबी में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट who has glaucoma is to have meiotic eye drops instilled in both the eyes। the nurse knows that the purpose of the medication is to। तो जो मायोटिक आई ड्रॉप्स क्या होते हैं? मायोटिक आई ड्रॉप्स जो ग्लूकोमा कंडीशन होती है, आई की कंडीशन होती है जिसमें IOP जो है वो बढ़ जाता है। IOP क्या होता है? दैट इज इंक्रीज्ड ऑकुलर
इंट्राऑकुलर प्रेशर की इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो जब बढ़ जाता है जिस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप एक इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्रेशर इनसाइड द आई बढ़ गया है। जैसे कि बॉडी में जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, उसी तरह आँखों में ऑकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें मेयोटिक आई ड्रॉप देने का क्या मतलब है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज़ टू कंस्ट्रिक्ट द प्यूपिल। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे डायलेट भी लिखा है और एनेस्थेसाइज भी लिखा है और पैरालाइज भी लिखा है। तो ये हम तीनों नहीं करेंगे, हम कंस्ट्रिक्ट करेंगे प्यूपिल को ताकि उसका प्रेशर जो है वो कम हो जाए। नेक्स्ट, कैटेरिक्ट एक कंडीशन होता है आँखों का जिसमें कि ओपेसिटी हो जाती है आपके लेंस पे। तो जो लेंस है वो क्रिस्टलाइन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जैसे आपका मान लीजिए ये आँख है और ये पूरा वाइट कवरिंग से भर जाता है, उसको हम बोलते हैं ओपेसिटी ऑफ द लेंस ऑफ द आईज। तो इस कंडीशन को हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द फंक्शन ऑफ द लेंस? तो जो वो लेंस है जिसके ऊपर ओपेसिटी हो जाती है, तो उस लेंस का असली काम होता क्या है, ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं, द लेंस कंट्रोल्स द स्टिमुलेशन ऑफ द रेटिना, रेटिना का स्टिमुलेशन कंट्रोल करता है। द लेंस ऑर्केस्ट्रेट्स द आई मूवमेंट, लेंस आई मूवमेंट में हेल्प करता है। द लेंस फोकसेस लाइट रेज ऑन द रेटिना, और द लेंस मैग्नीफाइज स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो जो लेंस होता है वो क्या करता है, फोकस करता है लाइट रे को रेटिना के ऊपर, तभी हमें तभी ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन होती है हमारी आँखों के पास और हमें कोई भी चीज़ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट, a pregnant client with a history of alcohol addiction is scheduled for a non-stress test। तो अगर हिस्ट्री है अल्कोहल का और नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए जा रही है, तो नॉन स्ट्रेस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ उस लेडी का नहीं करते हैं कि जो कि अल्कोहल एडिक्ट है। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है टू नो द कंडीशन ऑफ द फीटस इनसाइड द वूम्ब। तो इसका आंसर होगा, डिटरमाइन द लंग्स मेच्योरिटी ऑफ द फीटस, measures the activity of the fetus, shows the effect of contraction of the fetus, और measures the neurological well-being of the fetus। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ द फीटस। तो अभी ये आंसर है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन बी, मेजर्स द एक्टिविटी ऑफ द फीटस। नेक्स्ट, अ क्लाइंट विजिटिंग अ फैमिली प्लानिंग क्लिनिक इज सपोज टू हैव एन STI। द मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्रेपोनेमा पैलिडम इज। तो STI क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। तो ट्रेपोनेमा पैलिडम अगर सस्पेक्ट किया जा रहा है तो सबसे बेस्ट जो डायग्नोसिस है वो कौन सा होता है ट्रेपोनेमा पैलिडम को डिटेक्ट करने के लिए? तो ऑप्शन है आपके पास VDRL, दैट इज वेंट्रल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट दैट इज RPR, रैपिड प्लाज्मा रिएजेंट को RPR भी कहा जाता है, और फ्लोरेसेंट ट्रेपोनेमल एंटीबॉडी, या फिर थेयर मार्टिन कल्चर। तो जो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है टू डिटेक्ट द ट्रेपोनेमा पैलिडम इन STI, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, दैट इज सी, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट, इमीडिएटली फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब द नर्स वुड। तो यहाँ पे एक वर्ड है इमीडिएटली फॉलोइंग, तो इसका मतलब ये हो गया कि जस्ट आफ्टर द रिमूवल ऑफ द चेस्ट ट्यूब। तो आप रिमूव करते हैं जब चेस्ट ट्यूब, तो वहाँ पे 2 ओपनिंग्स बनी होती हैं। तो वो जैसे ही आप चेस्ट ट्यूब निकालेंगे तो उस ओपनिंग्स में से ब्लड तो ऊज आउट हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन, आप उस ब्लड से रिलेटेड वहाँ पे क्या करना है, चेस्ट एक्सरे आप थोड़ी देर बाद भी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इमीडिएटली फॉलोइंग आप नहीं करेंगे। टेक द ब्लड प्रेशर, कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कवर द इंसर्शन साइट विद द वैसलीन मैनूवर, वैसलीन, एंड आस्क द क्लाइंट टू परफॉर्म द वाल्सल्वा मैनूवर। तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दैट इज कवर द इंसर्शन साइट विद द वैसलीन गॉज। यहाँ पे गॉज होना चाहिए कि वैसलीन गॉज से कवर करना है इंसर्शन साइट की ओपनिंग को, क्योंकि आपने वहाँ से अब चेस्ट ट्यूब को निकाल दिया है। नेक्स्ट है बेस्ट मेथड ऑफ स्क्रीनिंग फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ कार्सिनोमा ब्रेस्ट इन यंग वुमेन। तो देखिए यहाँ पे कार्सिनोमा को करने के लिए किया जाता है। वैसे भी जो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है वो हर महीने में आफ्टर मेंस्ट्रुएशन हर लेडी को करना चाहिए, लेकिन कार्सिनोमा को अगर डिटेक्ट करना है तो जो नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं हम उसको फॉलो करते हैं सबसे पहले। अगर कार्सिनोमा अपने एकदम बिनाइन स्टेज पे है तो आप उसके लिए एकदम से इन्वेसिव प्रोसेस या फिर नीडल एस्पिरेशन वगैरह नहीं करेंगे। आप इसके लिए जो सबसे इजी है वो करेंगे मैमोग्राफी। मैमोग्राफी में क्या है कि एक एक्सरे कवर की तरह आपको दिखता है, जिसमें कि आपकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनकी पिक्चर लेके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके पता चल जाता है कि कोई एबनॉर्मल मास उसमें फॉर्म हो रही है या नहीं। तो इसका जो
सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, टू डिटेक्ट द कैंसर इन यंगर वुमेन वी विल गो फॉर मेमोग्राफी। अनदर नेम फॉर मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी। तो कमेटी आपने अपनी कम्युनिटी में बहुत सारी कमेटीज़ पढ़ी होंगी, जैसे मुदलियार कमेटी, बुखर्जी कमेटी, बोर कमेटी, बहुत सारी कमेटीज़ हैं। तो उनमें से एक कमेटी था मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी को दूसरा और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ करतार सिंह कमेटी। ठीक है, ऑप्शन ए उसका सही आंसर था। पोजीशन गिवन ड्यूरिंग एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के टाइम पे कौन सा पोजीशन देते हैं? तो सबसे बेस्ट पोजीशन होती है सिटिंग अप, यानी आप बैठेंगे लेकिन आपकी जो बैकबोन होगी वो अपराइट पोजीशन पे होगी। तो दिस इज द बेस्ट पोजीशन कंसिडर्ड फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच इंडेक्स इज यूज इन रिलेशन टू हुक वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो हुक वॉर्म का इन्फेक्शन जब भी हो जाता है तो उस टाइम पे अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो किस इंडेक्स पे आप देखेंगे? तो उस इंडेक्स का नाम है सॉइलिंग इंडेक्स। आप इसके बारे में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये सॉइलिंग इंडेक्स, कैसे काम करता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। इसका ऑप्शन सही है सी। फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज डिटरमाइंड बाय वेदर द फेलियर और द सक्सेस ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज डिटरमाइंड बाय वन ऑफ द इंडेक्स एंड दैट इज नोन एज। ऑप्शंस हैं पर्ल इंडेक्स, हाफ लाइफ, नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज और नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, पर्ल इंडेक्स इन द इंडेक्स विच डिटरमाइंस द फेलियर ऑफ एनी कॉन्ट्रासेप्टिव और द सक्सेस rate of any contraceptive. Okay, so its correct option is option A. Next, pap smear is an example of. तो pap smear क्या होता है? pap smear होता है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने का एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं pap smear। और pap smear किस पर्टिकुलर वायरस को डिटेक्ट करने के लिए होता है जो कि सर्विकल कैंसर कॉज करता है, दैट इज़ कॉल्ड HPV, दैट इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। और ये किसका एग्जांपल है? तो ये है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर हो रहा है या फिर और द लेडी इज़ एट द रिस्क ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर इन कैंसर, तो अगर नहीं है, अगर इनिशियल फेज़ है, तो सबसे जो बेस्ट है पैप स्मेयर का, वो क्या करने के लिए करते हैं हम? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। कोई भी चीज़ अगर अपने प्राइमरी फेज़ पे रहेगी, अगर तभी डिटेक्ट हो जाती है तो उसे ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी टाइप ऑफ इन्फेक्शन और द कार्सिनोमा। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एपिडेमिक ड्रॉप्सी इज ड्यू टू। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी होता क्या है। ठीक है, तो एपिडेमिक ड्रॉप्सी का इसका आंसर है सैंग्विरिन है इसका आंसर। इसके कंजम्पशन से ये एपिडेमिक ड्रॉप्सी होता है। तो पढ़ लीजिएगा आप इसे। द कॉज ऑफ प्रूराइटिस इन CKD पेशेंट इज। तो प्रूराइटिस क्या होता है? एक तरीके की इचिंग होती है बॉडी पे, तो उसको हम बोलते हैं प्रूराइटिस। और जैसा कि आपको पता होगा कि जब कभी भी हमारी किडनी अच्छे से ब्लड के कंपोनेंट्स को फिल्टर नहीं कर पाती है, ब्लड के जो वेस्ट मटेरियल होती है उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन में आने के बाद वो आपकी स्किन पे अपना इफेक्ट दिखाता है, जिससे आपको इचिंग होती है। तो जो इचिंग होती है इन CKD पेशेंट, दैट इज़ क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, तो उस टाइम पे उन पेशेंट को एक तरीके की खुजली होती है, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूरीमिया। एंड व्हाट इज़ यूरीमिया? मिया वर्ड हैज़ कम हियर, सो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू द ब्लड। एंड यूरिया जो होता है एक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी किडनी अनेबल होती है फिल्टर करने के, स्पेशली जब पेशेंट को कोई किडनी मालफॉर्मेशन होता है जैसे CKD, तो उस टाइम पे ब्लड में अगर यूरिया आ जाता है तो पेशेंट प्रूराइटिस फील करता है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़ अ टाइप ऑफ। तो पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ मिल्क जिसके थ्रू प्रिवेंट करते हैं हम किसी भी टाइप का लैक्टोजिनस इन्फेक्शन, ठीक है, ताकि वो फर्दर ट्रांसमिट ना हो। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस कैन प्रिवेंट। तो सेफ इंजेक्शन जब आप किसी पेशेंट को डील करते हैं जो ऑलरेडी किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को कैरी करता है, उस टाइम पे अगर सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस करते हैं तो आप क्रॉस कंटामिनेशन से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं।
तो अगर इन चारों में से ऐसे कौन सा हेपेटाइटिस है जो जिससे आपको कॉन्टेजियस या फिर ब्लड बॉर्न डिजीज़ उनके कांटेक्ट में आने से हो सकता है, तो वो हो सकता है हेपेटाइटिस सी। लेकिन अगर आप सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस यूज़ करते हैं तो आप हेपेटाइटिस सी से बच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सो आई होप दीज क्वेश्चंस विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू टू फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। और मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब तो आप पक्का करिए, सो दैट आई कैन build some motivation to make more such videos. And thank you and all the best for all the exams going to be conducted to all of you. Thank you. था कोई नहीं।